जीवन 100% रिस्क है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। इसलिए जब भी किसी छोटे आदमी को महान बनना है तो उसको अपनी उपयोगिता बढ़ानी है, क्योंकि जो उच्च तबका है वो सिर्फ आपकी उपयोगिता का सम्मान करता है। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। भारत का जब भी सुधार होगा ऊपर से होगा सर, क्योंकि नीचे की जनता बहुत इनोसेंट है सर। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। दुनिया में हर वो आदमी मजदूर है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। जिसको भी मिल गई और समझ में आ गई, बहुत लोगों को डायरेक्शन मिलती है समझ में नहीं आती। तेंदुलकर और कांबली दोनों के एक ही गुरु हैं, रमाकांत आचरेकर, माननीय श्री रमाकांत आचरेकर। अब तो हमारे बीच है नहीं वो, लेकिन एक आदमी क्रिकेट का खुदा बन गया, भगवान, और दूसरा आदमी तमाम योग्यता होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। मैंने कहा ना, इस दुनिया में हम सब योग्य हैं। कल मैंने आपसे एक बात कही, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। कल मैंने आपसे एक बात कही कि इस दुनिया में सभी योग्य हैं। कोई अर्जुन है, कोई कर्ण है, और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जिसको दुनिया बहुत योग्य मानती है, ये देखिए, वो असफल है जीवन में। ये बात लोगों को बड़ी परेशान करती है, बहुत हैरान करती है कि ऐसा क्यों है यार, कि एवरेज क्षमता का आदमी, अब कर्ण के सामने अर्जुन 99.2%, 10+2 90%, 99.2%, सॉरी 99.2%, 10+2 90%, और ये आदमी जीत रहा है। ये बात आपको आश्चर्यचकित नहीं करती? और ये यही नहीं है कहानी में, ये जीवन में भी है। दुनिया की नजर में जो कम योग्यता के लोग हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त जगह बनाई है। दुनिया में जो कम योग्यता के लोग हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त जगह बनाई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो भी संदेह के सहारे चलेगा, संदेह, जिसको भी अपने कामों पे डाउट है, इसका सारथी कौन है? संदेह, मन, शल्य। इनका सारथी कौन है? चैतन्य। ये कल मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस। पर जीवन में ये देखो कि तुम्हारा सारथी कौन है। और जीवन 100% रिस्क है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है। और 98% लोग इस दुनिया में 98% लोग इस दुनिया में हर चीज का कंफर्मेशन चाहते हैं। बस ये परेशान है, यही परेशान है। 2% रिस्क लेते हैं, और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य, भाग्य भैया, भाग्य, भाग्य के बलि है भैया। भाग्य, भाग्य नहीं है। आशीर्वाद मैं मानता हूं परमात्मा का, भाग्य तो मैं मानता ही नहीं। मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूं कि आप कोई काम करते हो वो आपके सर पर हाथ रख देता है, तो कितना भी मुश्किल काम हो वो आसान होता चला जाता है। और आप कोई ऐसे कई सारे लड़के मैंने अपने टीचिंग के दौरान देखे जो आए और आते उन्होंने कहा कि सर हमें IAS नहीं बनना, पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम पढ़ने आए। हम नाम नहीं लेंगे, एक यूपी कैडर के IAS है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे मित्र हैं। उन्होंने हमसे यही कहा था कि सर पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते थे और जब हमारा पढ़ने वढ़ने मन नहीं लगता है। हमने कहा बहुत जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इतनी ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी तो है कि तुम मानते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। फिर एक बैग वो बंदा गायब हो गया, और हुआ क्या, अच्छा ग्रुप मिल गया, अच्छे लड़के मिल गए, अच्छे सीनियर मिल गए, और पढ़ने में मजा आने लगा, मजा आने लगा, बंदा वो काम करने लगा। 381वीं रैंक है IAS में पहले अटेम्प्ट में, 381 दूसरे अटेम्प्ट में, 104। मतलब पहला अटेम्प्ट, ये नहीं कि पहला एक अटेम्प्ट में हुआ ही नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में 381, 104। ये है परमात्मा का आशीर्वाद। मेहनत उसने किया है, लेकिन माहौल किसने दिया, संगत किसने दी? मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। भाग्य सिर्फ एक बहाना है
ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का। ऐसा मैं मानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाक खाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। जब भी कोई छोटी चीज किसी बड़े से जुड़ जाती है, इसीलिए हर आदमी अपने से बड़े आदमी से मिलने के लिए बेचैन है किसी भी तरह से। यही सूत्र है। और हर बड़ा आदमी प्रोटोकॉल बना रखा है कि अगर मैं हर छोटे आदमी को अपने पास आने दूंगा तो मेरा फायदा हो ना हो इसका जरूर हो जाएगा, क्योंकि यह सूत्र है सर। इसलिए जब भी किसी छोटे आदमी को महान बनना है तो उसको अपनी उपयोगिता बढ़ानी है, क्योंकि जो उच्च तबका है वो सिर्फ आपकी उपयोगिता का सम्मान करता है। मनोज तिवारी जी ने अपनी उपयोगिता बनाई, गायक थे, एक जनाधार बनाया, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बने, जीत जाते तो संभावना थी मुख्यमंत्री बनते, सांसद हैं ही। उपयोगिता। हमारे देश में भावनात्मक वोट बहुत पड़ते हैं, फलाने का लड़का है, फलाने हीरो है। बॉलीवुड के नाम पर, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में योग्य व्यक्ति नहीं है, मैं इस बात को फिर से बोलूंगा। आप योग्य व्यक्ति का चयन करिए, वो कहीं से भी हो, वो यूनिवर्सिटी से हो, वो कॉलेज से हो, वो बॉलीवुड से हो, वो कहीं से भी हो। चयन का जो पैमाना है वो योग्यता होनी चाहिए। यानी कि बॉलीवुड का है तो बॉलीवुड के एक्टर को लगता है कि हम चले आएंगे तो लोग हमें जिता देंगे। किसी भी घर को अगर महान बनना है, किसी भी राष्ट्र को अगर महान बनना है, किसी भी समाज को अगर महान बनना है, उसका एक ही सूत्र है, आंतरिक स्थिरता और शांति, इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसलिए जो बहुत समझदार माँ बाप हैं, मिडिल क्लास माँ बाप यूपी बिहार में, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, चाहे खेत बेचना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहां घर पे रहेंगे, सामंतवादी इलाके हैं ये, यूपी बिहार सामंतवादी इलाका है, यहां आप खुराफात मत करिए, मत करिए, बदतमीजी मत करिए। यूपी और बिहार में आप 2 ही शर्तों पे रह सकते हैं, या तो आपके घर में एक अच्छा सा अपराधी है, 4-5 लोगों का सर काट के लाया है, तो आप आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, या आपके घर में कोई सिविल सर्वेंट है या नेता है अच्छे स्तर का, वरना आप नहीं रह पाएंगे। जो लोग कहते हैं भैया हम तो बदतमीजी करते नहीं, फिर हमारे साथ होगी। आप गांव में चले जाइए, 1 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, 2 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, तीसरे दिन ना रह पाएंगे। और जिनको शहर की शांति मिल चुकी है, शहर में फ्लैटों में अगल बगल वाले एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून सामने वाला फ्लैट वाला निकल आया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, खत्म खत्म। इस दिल्ली जैसे मेट्रोपोलिस में, मुंबई में बहुत लोगों को बड़ी शांति मिल गई, परिवार है, बच्चे हैं, सैटरडे संडे को वीवीआर चले गए, अभी खुशी से हैं गांव में। और उसकी वजह क्या है? जनसंख्या। एक एक घर में 10-10, 12-12 लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आय का स्रोत है नहीं, अपने घर में लड़ेंगे तो खुद ही को मार डालेंगे, तो बगल वाला खुशी है तो उससे लड़ो ना। बहुत चुनौतीपूर्ण है इस वक्त इन स्टेटों में सरवाइव करना। वैसे तो सारी जगह चुनौतीपूर्ण है, यहां परसेंटेज ज्यादा है। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। भिखमंगों से कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं, अरे रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। मुखर्जी नगर में एक बार मेरा कॉलर पकड़ के उतार दिया रिक्शा वाला, मेरे साथ मेरे मित्र थे बस्ती के प्रेम सुधाकर पांडे, कूद पड़े रिक्शे वाले पर। मैंने कहा बुजुर्ग सा रिक्शे वाला था, मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरी पिच वैसे भी थोड़ी सी तेज है, तो एक बार वो मुझे टोक चुका था कि भैया धीरे बोलिए, टेंशन हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है रिक्शा चलाने में। हमने कहा अच्छा भैया, फिर मैं भूल गया, फिर मेरी पिच हाई हो गई, वो उतरा, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, अरे मैंने कहा भाई, पांडे जी कूद गए। मैंने कहा अरे जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं लड़ना है, जीवन में लड़ना है हर आदमी से नहीं। जितने लोग हर आदमी से लड़ते हैं वो भिखमंगे हैं,
फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूं लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल हो जाते लोग, गाली देने लगते हैं। आठ तरी लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा ले आओ, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो, अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो, खुद के लिए लड़ो। हमेशा उस आदमी से जिससे लड़ने पर 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना ये जीना नहीं है, लड़ाई चलती रहना चाहिए। हमसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन लेते रहते हो, नई नई चीज करते रहते हो, क्या चाहिए? क्यों बता दें क्या चाहिए? तुम सब धन्यभागी हो भाई। आप में से बहुत सारे लोग आईआईटी में हैं, लॉयर हैं, फिर आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप योद्धा हैं, 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। अब अगर देश को बचाना है तो इस देश के ब्यूरोक्रेटों को आगे आना पड़ेगा, वो भी युवा अन्नामलाई जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हारना जीतना तो एक अलग चीज है, क्योंकि इन बदमाशों से ये आम आदमी ना निपट पाएंगे। आपको आना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स। 5 साल नौकरी करो, 10 साल नौकरी करो, रिजाइन कर दो, एक इलाका चुन लो, इलेक्शन लड़ो। और जिस दिन 350-400 ब्यूरोक्रेट भारत के पार्लियामेंट में पहुंच गए, सुपर पावर सर। यही एक रास्ता है। भारत का जब भी सुधार होगा ऊपर से होगा सर, क्योंकि नीचे की जनता बहुत इनोसेंट है सर। 70% इतनी इनोसेंट है, आप इसको समझाने जाओगे ये आपको मार के भगा देगी। 3 क्लास हैं दुनिया में, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, क्लियर कॉन्सेप्ट। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस। कोई धर्म वर्म की कोई भूमिका नहीं है। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अपने क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिडिल क्लास, इसके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड। इससे पूछो शराब पीते हो? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। वो अमेरिका से हमारा एक दोस्त आया था तो एक लाया था रॉयल एब्सोल्यूट, 40,000 की बोतल आती है। नहीं भैया, कभी कभी पी लेते हैं, होली होली में जैसे कहीं ऐसे कोई बात हो भैया तो एक आध पैक तो पी लेते हैं भैया, एक आध। नॉनवेज खाते हो? नहीं भैया, अंडा खा लेते हैं कभी कभी, और नॉनवेज तो नहीं खाते भैया। वो जो नॉनवेज का वो होता है, जूस होता है भैया, उसको खा सकते हैं भैया, गोश्त नहीं खाएंगे। ये है मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। ये जो मजदूर कौन है? जिनके पास जीवन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मजदूर हैं, 11 बच्चे हैं, 11। पूछो 11 बच्चे तुमको? 11 बच्चे कैसे हो गए? भैया ये भगवान के बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम भगवान है? नहीं नहीं भैया। अच्छा, पड़ोसी का नाम भगवान होगा? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? अबे तो कौन भगवान? अरे भैया भगवान ये ऊपर, वो नीचे आया। दुनिया में हर वो आदमी मजदूर है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है। सिंपल सिद्धांत है। दुनिया में हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है। क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले आओगे। हमें जब पहली गाड़ी लेनी थी तो हमारी श्रीमती जी बात करने लगी कि यार वैगनार लेने, वैगनार इज अ मिडिल क्लास कार एंड वैगनार यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ अ कार।
इन्होंने कहा यार वैगनार नहीं लेंगे। हमने कहा ठीक है वैगनार मत लो, दूसरी कोई गाड़ी ले लो। फिर उन्होंने बात किया तो बोली हुंडई लेंगे। हमने कहा हुंडई ले लो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हुंडई में यार मेंटेनेंस बहुत है और एवरेज बहुत कम है। हमने कहा तो छोड़ो फिर कोई और गाड़ी देख लो। सर 5 महीना ये ड्रामा चलता रहा, गाड़ी आई ही नहीं, चूंकि लेना इन्हीं की मर्जी से था। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा चल गाड़ी लेते हैं चल। कौन सी गाड़ी? मैंने कहा चुप कुछ बोलियो मत, चल। महिंद्रा के शोरूम पहुंचे सर, कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में। मैंने कहा भैया स्कॉर्पियो लेनी है टॉप मॉडल। कहा सर मैं आपको स्कीम, मैंने कहा कोई स्कीम उसकी मत बता, सीधे बता कितना पैसा देना है, बस खत्म, चेक काट के देता हूं, शाम तक गाड़ी घर पे चाहिए। कहा स्कीम तो पूछ लिए। मैं कहा पूछना ही नहीं, जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं 4 लोग को लेके जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं 5 लोग को लेके जा रहे हैं। अब 5 लोगों में से एक ने किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो, बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। 5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहां मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर। और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो माँ बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर, वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जमकर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। ये कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को, एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेग बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए, ये ले इधर आ, ये ले, है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेग मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। ये मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, जान लगा दो। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है। कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में, कानून का सहारा मत लो, अपना सहारा लो। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं, पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। जैसे आप प्री देने गए और आप एंशिएंट और मेडिवल इंडिया छोड़ के गए कि यार एक क्वेश्चन आता है छोड़ो, और जैसे आपने पेपर खोला 27 जून को, 10 अक्टूबर को, पता लगा पहला 50 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल इंडिया से। अब 2 बातें होंगी, पहली आप पैनिक में हो गए, गुस्से में हो गए, पापा ये सब तो पढ़ाया ही नहीं कोचिंग ने यार, वो कहानी सुना दी, ये सब बताया नहीं। और फिर आपने इन्विजिलेटर को एक तमाचा मार दिया खींच के कि 5 मिनट से पानी मांग रहे, दिमाग में पानी नहीं दे रहा हो, और उसने तुम्हारी क्वेश्चन शीट पे लिख दिया कि नॉट अलाउड फॉर एनी एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। तुम्हारा कैरियर खत्म हो गया। दूसरा चारा क्या है? तुम छत की तरफ ऐसे देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो कि नेता बना के मानोगे, और फिर तुमने 10 रुपए का एक सिक्का निकाला और हेड ऑन टेल AC, और तुम अपना ही नहीं कर रहे हो, दूसरों की मदद भी कर रहे हो। हाँ मार मार मार, 10th क्वेश्चन मराठा मार मार मराठा। वहां एक संभावना है, संभावना। ऐसा होगा नहीं कि तुम्हारा प्री निकल जाए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन संभावना है। विषम परिस्थिति में अपने साहस को बनाकर रखो, रास्ते मिलेंगे। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, नहीं, समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे। लेकिन हां, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए
तब तो राजा बनोगे।